महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर साल के पहले दिन सामने आई। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है कि मुंबई के बांद्रा स्थित उद्धव ठाकरे के आवास पर शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की पिटाई कर दी। यह खबर हिंदी न्यूज चैनल एनएमएफ पर प्रसारित की गई है। इस न्यूज चैनल का लिंक एक्स हैंडल पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पिटाई की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। समाचार चैनल एनएमएफ के अनुसार शिवसेना यूबीटी नेता राउत के साथ नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने न केवल मारपीट की बल्कि उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि हाल ही में हुई पार्टी बैठक में उद्धव ठाकरे के सामने हाथापाई भी हुई थी। समाचार चैनल ने दावा किया कि सारा ड्रामा हाल ही में मुंबई में अपनी पार्टी की स्थिति का आकलन करने के लिए सेना प्रमुख द्वारा आयोजित एक बैठक में हुआ, जहां आने वाले महीनों में नगर निगम चुनाव होने की संभावना है, जहां राउत के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एनएमएफ की एक रिपोर्ट के अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान यूबीटी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राउत के बयानों और रुख से हाल ही के दिनों में पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मौखिक मुठभेड़ हाथापाई में बदल गई। गुस्साए शिवसेना कार्यकर्ताओं ने राउत पर आरोप लगाया और उनकी पिटाई कर दी। उन्हें कई घंटों तक एक कमरे में बंद रखा गया था। सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें चल रही है जिसमें दावा किया गया है कि संजय राउत को उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरहमी से पीटा और फिर एक कमरे में कैद कर दिया। हालांकि न तो संजय राउत, न ही उद्धव ठाकरे और न ही पार्टी के किसी अन्य वरिष्ठ नेता ने इन रिपोर्टों पर कोई टिप्पणी की है। इस बीच शिवसेना के यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने हाल ही में आगामी मुंबई स्थानीय निकाय चुनाव कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ गठबंधन के बजाय स्वतंत्र रूप से लड़ने की संभावना पर संकेत दिया। 30 दिसंबर को एएनआई से बात करते हुए आनंद दुबे ने खुलासा किया कि पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिक पार्टी नेतृत्व से अकेले चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं। अकेले लड़ने से हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और अधिक उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलती है। जबकि दुबे ने स्वतंत्र लड़ाई की बढ़ती जमीनी स्तर की मांग पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय पार्टी के आलाकमान पर निर्भर करता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जनता ने फिर से सरकार को चुना। महायुति को 230 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132, शिवसेना एकनाथ शिंदे ने 57 और एनसीपी अजीत पवार गुट ने 41 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी एमडीए को 46 सीटों पर संतोष करना पड़ा। शिवसेना उद्धव गुट को 20, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार के हिस्से 10 सीटें ही आ पाई। 2 सीटें सपा ने जीती है, जबकि 10 सीटें अन्य के खातों में गई। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब ठाकरे गुट की नजर कुछ महीनों बाद होने वाले निकाय चुनाव पर टिकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने हिंदू धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान की हिंदुओं ने काफी तारीफ की है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी को खुश करने वाला बयान बताया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद हिंदू धर्म और भारत को लेकर बड़ी बात कहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पहले मुस्लिम नहीं थे, यहां पर हिंदुओं का धर्म बदलकर उन्हें मुस्लिम बनाया गया था। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में भी पहले कोई मुस्लिम नहीं था, यहां पर कश्मीरी पंडितों का धर्म बदलकर उन्हें मुसलमान बनाया गया। बता दें कि गुलाम नबी आजाद के इस बयान की न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश में काफी चर्चा हो रही है। बता दें कि गुलाम नबी आजाद के बयान पर कांग्रेस पार्टी भड़क उठी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि गुलाम नबी बीजेपी को खुश करना चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद बीजेपी को खुश करके किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहते हैं। गौरतलब है कि गुलाम नबी लंबे वक्त तक कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस में रहते हुए वह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली। हालांकि उनकी पार्टी को जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुछ खास सफलता नहीं मिली। वहीं इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर
जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने दुख जताया है। उन्होंने मनमोहन सिंह के साथ बिताए कार्यकाल को याद किया। मनमोहन सिंह 92 साल के थे और उन्हें गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंह 10 सालों तक 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, दूरदर्शी नेता और भारत के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से बहुत दुखी हूं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे 2 बार उनके मंत्रिमंडल में सेवा करने का सौभाग्य मिला। मैंने उनकी असाधारण विनम्रता, बुद्धिमत्ता और शालीनता को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह ने अपनी टीम को स्वतंत्रता और विश्वास के साथ काम करने के लिए सशक्त बनाया, सहयोग और उत्कृष्टता के माहौल को बढ़ावा दिया। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को बहुत जरूरी आर्थिक नेतृत्व, वैश्विक मान्यता, स्थिरता और एकता प्रदान की। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद मनमोहन सिंह को गले लगाते हुए तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा, एक अर्थशास्त्री और राजनेता के रूप में उनका योगदान हमेशा उभरते भारत के इतिहास में अंकित रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत परिवर्तनकारी नेतृत्व की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत परिवर्तनकारी नेतृत्व की है, जिसने पीढ़ियों से अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया है। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जमकर सियासत हो रही है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करने पर राहुल ने केंद्र सरकार पर उनके पद का अपमान करने का आरोप लगाया है। इस बीच भाजपा के दिग्गज नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस पर जमकर पलटवार करते हुए राहुल के पिछले कारनामों के बारे में बताया। एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी ने बताया कि किस प्रकार मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी में अपमान सहना पड़ा। भाजपा नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, मनमोहन सिंह का गांधी परिवार ने कभी सम्मान नहीं किया। यह नेहरू परिवार की कमजोरी है कि वह अपने सामने किसी कांग्रेस नेता को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। गांधी परिवार ने सिर्फ मनमोहन सिंह के साथ ही नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी ऐसा ही किया। मनमोहन और नरसिम्हा राव दोनों ही अपनी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वे हर बार खुद जहर का घूंट पी लेते थे। मनमोहन सिंह की मौत पर राहुल गांधी का बयान, मैंने अपना राजनीतिक गुरु खो दिया। इस पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जोर से हंसे और कहा, सबसे पहले तो वे इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं कि वे मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति को अपना गुरु मान सके। उन्हें मनमोहन सिंह जैसे विद्वान उच्च पदस्थ नेता जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर थीसिस लिखी थी, ऐसे विषयों के बारे में पता भी नहीं है। आज मनमोहन सिंह की मौत के बाद राहुल गांधी का ऐसे कहना शोभा नहीं देता। उन्होंने इसे घटिया बना दिया है। उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह की मौत के बाद राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। मीडिया को अब राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए कि जब उन्होंने मनमोहन सिंह के दस्तावेज खुलेआम फाड़े थे तो क्या उन्हें यह नहीं लगा कि आप अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। वहीं रविवार को मनमोहन सिंह का अस्थि विसर्जन किया गया, जहां एक भी कांग्रेस नेता नहीं दिखे। गांधी परिवार का सदस्य वहां मौजूद नहीं था। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला किया कि कैमरा नहीं था, इसलिए राहुल प्रियंका वहां नहीं गए। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने कांग्रेस की जमकर आलोचना की। सोशल मीडिया पर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि विसर्जन का वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें अटल जी के अस्थि विसर्जन में अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता थे। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कांग्रेस का एक भी नेता नजर नहीं आया, सिर्फ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। हालांकि बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा मनमोहन सिंह के परिवार के साथ मौजूद दिखाई दिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सरकार द्वारा उचित सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन अब मनमोहन सिंह जी का अपमान करने वाले लोग उनके अस्थि विसर्जन पर भी घृणित राजनीति कर रहे हैं। रविवार की निजता का सम्मान करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अस्थियों को चुनने और विसर्जित करने के लिए परिवार के साथ नहीं गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी को बेहद खरी खरी सुनाई और यहां तक कह दिया कि पार्टी में सड़न आ गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी बेहद दुखद स्थिति में है। शर्मिष्ठा ने कहा, जब उनके पिता का निधन हुआ तब पार्टी ने CWC की बैठक तक नहीं बुलाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस का साथ देने के लिए अपने भाई को भी फटकार लगाई है। इससे पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आरोप लगाए थे कि उनके पिता के निधन के बाद उनके सम्मान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। अब उन्होंने राहुल गांधी और उनके समर्थकों को निशाने पर लिया। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा, राहुल के भक्त चेले जो मेरे पिता को उनके RSS दौरे के लिए संघी कहते हैं, मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अपने नेता से सवाल करें कि उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी को गले क्यों लगाया, जिन्हें उनकी मां ने मौत का सौदागर कहा था। उनके घटिया तर्क के हिसाब से तो राहुल भी मोदी के साथ ही हुए। शर्मिष्ठा ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, इन मूर्खों और चाटुकारों के झुंड के साथ कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं। जाइए अपनी नफरत की दुकान चलाए, मुझे परवाह नहीं। प्रणब मुखर्जी की बेटी ने कांग्रेस का बचाव करने के लिए अपने भाई अभिजीत मुखर्जी पर भी निशाना साधा। इससे पहले अभिजीत ने कहा था कि मनमोहन सिंह के निधन पर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। अपनी बहन के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि 2020 में प्रणब मुखर्जी के निधन के दौरान कोविड-19 प्रतिबंध लागू थे। उन्होंने कहा, कांग्रेस एक रैली निकालना चाहती थी, लेकिन वे कोविड-19 के कारण यह नहीं कर सके। लेकिन वे आए और मुलाकात की। यहां तक कि पीएम मोदी, राहुल गांधी और वरिष्ठ नेता भी आए। अपने भाई की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए शर्मिष्ठा ने एक पोस्ट में कहा, शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति पर जो एक ऐसी पार्टी में फिर से शामिल होना चाहता है जिसके समर्थक दिन रात उसके पिता को सबसे घिनौने तरीके से गाली देते हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था। वहीं इससे पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि अगस्त 2020 में उनके पिता के निधन पर कांग्रेस कार्य समिति ने कोई शोक सभा नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने उन्हें बताया था कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए ऐसी बैठकें आयोजित नहीं होती, जिसे उन्होंने बेहद बेतुका बताया। शर्मिष्ठा ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने पिता की डायरी से यह जाना कि पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के निधन पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और शोक संदेश का ड्राफ्ट भी उनके पिता प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। उन्होंने कांग्रेस की इस रवैये को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शायद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की है। इतना ही नहीं, सिर्फ 25 दिन में वादा पूरा करने पर खुशी भी जताई है। प्रियंका गांधी 4 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान शाह से मिली थी और वायनाड में विनाशकारी लैंडस्लाइड से हुए नुकसान को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की थी। सोमवार को गृह मंत्री ने उनकी मांग को मानते हुए वायनाड लैंडस्लाइड को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया। केरल के वायनाड में 30 जुलाई को मूसलाधार बारिश की वजह से चूरलमाला और मुंडकई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए, हजारों लोगों के घर उजड़ गए, खेत खलिहान बह गए। इसे केरल के इतिहास में सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना गया। वहां हालात इतने खराब थे कि लोगों को मदद नहीं मिल पा रही थी। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी जब इन लोगों के बीच गई तो उन्होंने मुद्दा उठाया और मदद की गुहार लगाई। प्रियंका गांधी जब दिल्ली पहुंची तो उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात कर पीड़ितों का दर्द बयां किया। इसके बाद गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने लैंडस्लाइड की तीव्रता और असर को देखते हुए इसे गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इस बारे में केरल सरकार को एक पत्र भी भेजा गया। ऐसी आपदाओं में शुरू में राज्य सरकार लोगों की मदद करती है और बाद में मंत्रियों की एक टीम इसका अध्ययन करती है और राज्य सरकार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से पैसा लौटा दिया जाता है। केंद्र के इस फैसले के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने खुशी जताई। उन्होंने गृह मंत्री को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि गृह मंत्री अमित शाह ने
अंततः वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित करने का निर्णय लिया है। इससे पुनर्वास की आवश्यकता वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी और यह निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है। यदि इसके लिए पर्याप्त धनराशि भी सरकार जल्द से जल्द आवंटित कर दे तो हम आभारी रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुई लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया था। साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि केरल सरकार के पास राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रही है। उस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यहां तक कहा था कि मैं यह कहना चाहूंगा कि 2024-25 के लिए केरल को 388 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 145.60 करोड़ रुपए की पहली किस्त 31 जुलाई को और 145.60 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त 1 अक्टूबर को जारी की गई। इसके अलावा केरल के महान लेखाकार ने इस साल 1 अप्रैल तक SDRF खाते में 394.99 करोड़ रुपए की शेष राशि की सूचना दी। लेकिन अब उस विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने वायनाड त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा मान लिया है। ऐसे में प्रियंका गांधी ने भी राजनीति से ऊपर उठ उनका आभार व्यक्त किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।